ओके जी, आगाज़ करते हैं। कल हमने जो बातें की थी उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। कल क्या बातें की थी हमने? कल हमने टाइप्स ऑफ बिज़नेस की बात की थी। कितनी तरह के होते हैं? ट्रेडिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और सर्विस होता है। ट्रेडिंग होता है चीज़ें एक जगह से ख़रीद कर दूसरी जगह पर बिल्कुल सेम हालत में एज इट इज़ बेच देना। ओके। और फिर होता है जी मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ें ख़रीदना, रॉ मटेरियल ख़रीदना, उसको प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना और चीज़ों की हालत बदल के दूसरी जगह पे बेच देना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और लास्ट बिजनेस होता है जी सर्विस बिजनेस, जिसके अंदर टाइम और स्किल दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ भी मिस हो जाए तो फिर हम वो सर्विस नहीं दे सकते। और इसके अंदर इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नज़र नहीं आ रही। यानी अगर कोई 5वें छठे लेक्चर में मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए और मैं गुस्से में आके कहूँ कि वापस करो मेरी 6 लेक्चर की कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सर्विसेज रिटर्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो सर्विस बिजनेस की ये खसूसियात है। फिर हमने बात की थी कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने चीज़ों की कॉस्ट निकालना सीखना है। और कॉस्ट निकालना सीखना वैसे तो ट्रेडिंग में भी होता है, वैसे तो सर्विस में भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग तीनों में होता है। लेकिन ट्रेडिंग की कॉस्ट निकालना ना बहुत आसान काम है। वो आप लोग IS2 में PRC में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अब माशाल्लाह आपका कैफ का लेवल है, तो यहाँ पे ICAM मुश्किल बातें पूछता है, आसान बातें नहीं पूछता। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट निकालना मुश्किल है, इसीलिए हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही होगा। सर्विस भी है, लेकिन सर्विस के लिए एक अलग चैप्टर मौजूद है, जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग। जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे सर्विसेज की कॉस्ट निकालना भी सीखेंगे कि डॉक्टर के पास जब आप दांत निकलवाने जाते हैं तो वो आपको कहता है कि जी 50,000 रुपये लूँगा, तो वो 50,000 क्या सोच के कहता है? बाहर किसी बंदे को कह के 2,000 में भी निकलवाया जा सकता है, लेकिन वो ज़रा और तरीके से निकालेगा। तो बहरहाल वो 50,000 की कॉस्टिंग हम और तरीके से करेंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कॉस्ट निकालना। ये बात कल आपके साथ हुई थी। फिर बात मज़ीद आगे बढ़ी थी और हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हेड ऑफिस और एक फैक्ट्री। हेड ऑफिस के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, जबकि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है। तो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है फैक्ट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, और जितनी भी कॉस्ट यहाँ पे इनकर हो रही हैं वो सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट हैं या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं। और हेड ऑफिस के अंदर जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही हैं वो सारी की सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उनको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता था। और हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन की बात करें तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्लियर होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट बात हुई थी, हमने मजीद इन कॉस्ट को एलिमेंट्स में सेग्रीगेट किया था और हमने कहा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। और अभी इसके बारे में बात चल रही थी तो वो तो आज हमने कंटिन्यू करनी है, लेकिन नॉन प्रोडक्शन की बात हमने कल कर ली थी। उसको अगर एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 5 चीज़ें आती हैं उसके अंदर। कौन कौन सी? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना वो तो आपको पता ही है, तो मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो फिलहाल बस उसको वहीं पे छोड़ें और इसके बाद शायद इसका जिक्र अब कभी ना हो, एक आधे चैप्टर में शायद जाके हो जाए, लेकिन मोस्टली जिक्र नहीं होगा। वापस आ जाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, जहाँ पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड थे। हमने मटेरियल का आगाज़ किया था और मटेरियल के बारे में मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज़ हमारी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होती है वो हमारे लिए मटेरियल है। और फिर हमने मटेरियल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। और हम कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हर वो चीज़ जो कि हमें फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बता दिया था ना मैंने क्या होता है। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ की कॉस्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, फिनिश गुड में जो भी चीज़ आपको नज़र आएगी, जो उसके साथ आइडेंटिफाई की जा सकती है वेरी इजीली, वो आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल है। और हमने कल एक KFC का बर्गर बनाया था, कौन सा बनाया था? मैकडोनल्ड्स का बनाया था। मैकडोनल्ड्स का बर्गर बनाया था और उसको देख के हमने बता दिया था कि इसके अंदर ये चीज़ें हमें बर्गर में नज़र आएंगी और ये चीज़ें क्या हैं? डायरेक्ट मटेरियल है। और कुछ चीज़ें जो कि उस बर्गर को बनाने में इस्तेमाल ज़रूर हुई हैं, लेकिन आप बर्गर को देख के कहीं पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल हैं। और उसकी मिसाल हमने क्या ली थी? वो जिस ऑयल में चीज़ें फ्राई हुई होंगी या जो कैप या जो ग्लव्स वगैरह उसने इस्तेमाल किए होंगे, वो सब चीज़ें, तो वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था गालिबन कल कि जी इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जिसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ये गलत बात है भाई।
कॉस्ट आइडेंटिफाई तो सबकी ही हो सकती है, वही हम करने बैठे हुए हैं। बस आप फिनिश गुड को देखते हुए ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी इस्तेमाल हुई होगी, आपको थोड़ी सी ज़रा मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर, बस ये फ़र्क है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पे कल हमारी क्लास का अख्ताम हुआ था और यहीं से हमने आज बात को आगे बढ़ाना है। किसी का कोई सवाल कल के लेक्चर में से? कोई सवाल नहीं है? चलें फिर आगाज़ करें। चलें जी, आज हम आगाज़ करते हैं जी अपनी बकाया 2 कॉस्ट जो रह गई हैं उनका। हम प्रोडक्शन कॉस्ट पे थे और इसमें 3 चीज़ें थी, मटेरियल, लेबर। मेरे से लड़ाई ना करें कि इसमें यू आता है कि नहीं आता, बस जो भी आता है लिख दें, वरना सारा सेशन लड़ते रहते हैं मेरे साथ कि इसमें सर यू भी आता है साथ। बस आपका अगर आता है तो आप लिख दें। ले जी, मटेरियल की बात कंक्लूड हो गई, मटेरियल हमने समझ लिया। लेबर पे आइए। व्हाट इज़ लेबर? क्या होती है लेबर? मजदूरी। जैसे मैं मजदूर हूँ, एक आई एम मजदूर, लेबर। आप अमीर लोग, मैं गरीब बंदा, मजदूर। तो क्या होती है लेबर? क्या होती है लेबर? जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं लोग, उसको लेबर कहते हैं। बड़ी आसान अल्फाज में, जो शख्स भी हमारा मैकडोनल्ड्स का बर्गर बना रहा है, जो किचन में भाई साहब बैठ के बर्गर बना रहे होते हैं, वो हमारे लिए लेबर है। ओके, सवाल है कि उसको हम कुछ पे भी कर रहे होंगे कि मुफ्तमारी लगी हुई है? पे भी कर रहे होंगे। अब कितना पे कर रहे होंगे? लेबर का चैप्टर है, वहां पे इस बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है कि किस तरीके से हम पे करते हैं। लेकिन फिलहाल आसानी के लिए, समझने के लिए, मैं आपको कह देता हूं कि हम लेबर को पर आवर पे कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे, यानी कि 1 घंटे के 100 रुपये उसको पे कर रहे हैं मिसाल के तौर पे। ठीक होगी बात? अब फॉर एग्जाम्पल, मजीद मैं आसानी के लिए कह देता हूं कि एक बर्गर जो है वो बनता है 1 आवर के अंदर, और 1 आवर के हम उसे 100 रुपये देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बर्गर में 100 रुपया लेबर की कॉस्ट है। अब अगर आपके सामने एक मैकडोनल्ड्स का बर्गर रख दिया जाए, तो जैसे आपने उसमें मटेरियल आइडेंटिफाई कर लिया था और उसको डायरेक्ट मटेरियल बोला था, अगर आप इसमें लेबर आइडेंटिफाई कर लें कि यार इस बर्गर को बनाने में तो 100 रुपये उसको दिए होंगे, आपने ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस शख्स को जो आप पैसे दे रहे हैं वो आपके लिए डायरेक्ट लेबर है? तो भाई, जैसे आपने मटेरियल को आइडेंटिफाई किया था कि आपने जो ये आपके सामने फिनिश गुड पड़ा हुआ है, इस फिनिश गुड में कौन कौन सा मटेरियल है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप उस फिनिश गुड को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा लें कि भाई कितनी लेबर इसको पे की होगी, वो आपके लिए डायरेक्ट लेबर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, जब एक बाहर से कोई भाई साहब गुजरेंगे, हमारे कॉलेज के अकाउंटेंट, और वो देखेंगे अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक लेक्चर हो गया, एक लेक्चर के इतने पैसे इनको हो गए, डायरेक्ट लेबर। फिनिश गुड को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है। ठीक होगी बात? ये बात सबको समझ आ रही है? लेकिन अब ज़रा मैं बात को चेंज करने लगा हूँ। एक भाई साहब गार्ड हैं जो कि नीचे बैठे हैं दरवाजे पे। अब एक लेक्चर यहाँ पे चल रहा है, लेक्चर देख के ये तो पता लग गया कि एक लेक्चर के पैसे मुझे कितने मिलने हैं, इस लेक्चर में उनके कितने पैसे हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप। या अगर मैं इस एग्जांपल को मज़ीद बेहतर करूं, आपने अक्सर मैकडोनल्ड्स में देखा होगा कि किचन के बाहर एक भाई साहब चीख चला रहे होते हैं और लोगों को कह रहे होते हैं जल्दी बर्गर बनाओ, और चिप्स ख़त्म हो गए, और ये हो गया और वो हो गया। ये कौन होते हैं? ये नॉर्मली उस किचन के सुपरवाइज़र होते हैं, जिन्होंने सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो खुद चीज़ें बनाने में मुलविस तो नहीं होते, लेकिन बहरहाल उनका वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है उन चीज़ों को एग्जीक्यूट होने के लिए। क्या ख्याल है? प्रोडक्शन में हिस्सा तो है उनका, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। और उन शख्स की कॉस्ट जो उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको जो तनख्वाह दी जा रही है, वो एक बर्गर में कितनी ऐड की जाएगी कॉस्ट निकालने के लिए, आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन भाई साहब की जो कॉस्ट है वो आपके लिए इनडायरेक्ट लेबर है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो जैसे हमने मटेरियल में आइडेंटिफाई किया था कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई जो फिनिश गुड के साथ हो सकते हैं, वो सब के सब डायरेक्ट मटेरियल हैं। तो जिन लोगों की तनख्वाह
फिनिश प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकती है वो डायरेक्ट लेबर हैं, और जिनकी डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती वो सब के सब इनडायरेक्ट लेबर हैं। मिसाल क्या हो सकती है इसकी? मिसाल डायरेक्ट लेबर की बस एक ही है, वो शख्स जो डायरेक्टली चीज़ें बना रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। और इनडायरेक्ट की क्या मिसाल है? विच इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो हम लेबर को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने कल मटेरियल को किया था। इसको हम कहेंगे डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, और इसको हम कह सकते हैं डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग और, ठीक होगी बात? यहाँ तक किसी को कोई मसला, किसी का कोई सवाल? जी देखें, जो कैशियर फैक्ट्री में बैठे होते हैं ना वो बिल्कुल इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना ना बड़ा आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। फैक्ट्री की अगर मिसाल आप जेन में लेकर आएँ, फैक्ट्री में कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली चीज़ें बना रहे होते हैं, वो सब डायरेक्ट हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो गार्ड बैठा है दरवाजे पे, चाहे वो क्लीनिंग कर रहा है फैक्ट्री की, चाहे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहा है फैक्ट्री की, चाहे वो भाई साहब सुपरवाइज़र हैं वहाँ पे, चाहे वो भाई साहब अटेंडेंस लगा रहे हैं, उन सब लोगों की, ये सब लोग ज़रूरी हैं प्रोडक्शन के लिए। ऐसा नहीं है प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी कितनी कॉस्ट एक प्रोडक्ट में शामिल होगी वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी दोनों है, दोनों ज़रूरी हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट। मसला सिर्फ कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन का है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट डायरेक्टली बड़ी आसानी के साथ आप फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इनडायरेक्ट लेबर की आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या करनी पड़ती है और कैसे करनी पड़ती है। वैसे आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की हुई है पीआरसी में, लेकिन यहाँ पर ज़रा डिटेल से मेहनत होगी, बस ये फ़र्क है। तो जब हमने कह दिया कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट होती ही वो हैं जो आपकी प्रोडक्शन में शामिल होती हैं। तो ये सवाल तो निकाल दें ज़हन से कि ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होंगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में सारी शामिल होंगी, सारी ही शामिल होंगी। ठीक है जी? जी सवाल अता साहब, सब अच्छा है जी। और कोई सवाल किसी का? सर अभी बड़ी बातें थोड़ी देर ठहर के, आपने बात दुरुस्त की, आपने गलत बात नहीं की, लेकिन वो बात अभी मैंने आपको बतानी है थोड़ी देर बाद। बात हमने बिल्कुल दुरुस्त की है। अच्छा पीआरसी में था ये? अच्छा हाँ हाँ, फिर तो आपको पता है यार। अच्छा ये तो सबको ही पता है वैसे जो मैं बता रहा हूँ, सबने पीआरसी में पढ़ा हुआ है। ठीक है चलें फिर आगे मैं फिर यहीं इतना टाइम लगाता जा रहा हूँ। नहीं मैं तो फिर भी लगाऊंगा भाई, मुझे क्या पता सही पढ़ के आए हैं कि नहीं। कौन सा आप लोगों ने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा? मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे वाले से पढ़े हुए हैं बैठे हुए हैं, मुझे तो उनका पता ना वेले होके आए होंगे। कौन कौन कोई है कि कोई भी नहीं है इसमें? अच्छा है। वही तुमने कब पढ़ा मेरे से? कब पढ़ी थी? अच्छा 11 में। वो तुम अब आ रहे हो यहाँ पे? कोई बात नहीं है, बस सुन्नी का हिस्सा है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेते। आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत करें, आगे रिजल्ट नहीं आ रहा वो अल्लाह की मर्जी। ठीक है, बाकी कोई मसले वाली बात नहीं। मैं ना फेल हो गया था सी इंटर में एक दफ़ा, बल्कि मैंने शायद कल बताया ही था, मैं एक दफ़ा ना फेल हो गया पहली दफ़ा ज़िंदगी में। मैंने कहा यार ये गड़बड़ हो गई है। खैर उसके बाद मैंने 6 पेपर दिए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अटैम्प्ट तो एक ही काउंट होगी। हमारे दौर में ना सी इंटर 4 अटैम्प्ट्स में होता था, जो एक अटैम्प्ट काउंट होती थी। तो मैंने उन 4 अटैम्प्ट्स को पूरा करने के लिए ना 6 पेपर उठा लिए। खैर उसमें से मेरे 4 नए वाले तो पास हो गए, लेकिन जो पुराने 2 पहले फेल हुए थे ना वो फिर फेल हो गए। मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैंने तो तैयारी बहुत अच्छी की थी, हालांकि मेरे कॉन्सेप्ट्स गलत थे। लेकिन खैर उस वक्त एहसास नहीं हुआ। हमारा एक दोस्त था, हम 9 दोस्त थे जिन्होंने इकट्ठे सीए शुरू किया था। उसमें से एक दोस्त जो था ना वो पास हो गया, हम बाकी सारे फेल हुए। तो फिलहाल हमने उसे बड़ा बुरा भला कहा कि तू क्यों पास हो गया।
लेकिन खैर कहने की बात यह है कि वो 4 अटेम्प्ट्स में कर गया, हम सारे 5 अटेम्प्ट्स में कर गए। उस वक्त फील यही हुआ कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो गया, हम कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुए थे, हम सारे जीसी के दोस्त थे, वहाँ से निकले हुए थे। तो उसके बाद ना खैर अफसोस क्या कर सकता है बंदा। जब 5 अटेम्प्ट्स के बाद हम निकले ना एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगा के, तो जिस अटेम्प्ट में वो हमारा दोस्त निकला था ना 4 अटेम्प्ट्स वाला, उस अटेम्प्ट में फर्म्स ने इंडक्शन ही नहीं की, उस बेचारे को आर्टिकल ही नहीं मिला। और जिस अटेम्प्ट में हम गए उसमें अन्य वहाँ इंडक्शन हुई और हमें बैठे बैठाए आर्टिकल पसंद की फॉर्म में आर्टिकल मिले। एक तो होता है ना कि आप जो है वो आप फॉर्म के पीछे भाग रहे होते हैं, वो फॉर्म्स हमारे पीछे भाग रही थी, वो भी छोटी मोटी नहीं, बिग 4 वाली। वो मैं कहते थे वो आ जाओ हमारे पास और मेहरबानी करो आ जाओ, ये हालात थे उस वक्त। तो ये अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर हम पास हो जाते पहले, हम भी ख्वार हो रहे होते, हमें भी आर्टिकल ना मिलता है, लेकिन शायद अल्लाह ने फेल करके अच्छी जगह पहुंचाना, तो अल्लाह ने फेल कर दिया हमें। लेकिन फेल करने का मतलब ये नहीं कि पढ़े ही ना, बिल्कुल ही ना करें और बाने पे कहें कि अल्लाह शायद यही चाहता है कि ये हो, ऐसे नहीं होता। पढ़ के फेल होना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अल्लाह की मर्जी होती है। एनीवेज चले जी, अब हमारा आखिरी रह गया जी ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं जी? इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। मैं पहले मिसाल इनडायरेक्ट की दूंगा यहां पे मैं पहले मिसाल डायरेक्ट की नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो डायरेक्ट है ना ये बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। इसकी चंद एक मिसालें ही हैं जो मार्केट में मौजूद हैं, ज़्यादा मिसालें इस इनडायरेक्ट की मौजूद हैं। तो इसलिए हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स की। देखिए, ओवरहेड्स की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपने ज़हन में रखनी है। फैक्ट्री के अंदर हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में कॉस्ट लग रही है, ऐसे ही है। जो कॉस्ट मटेरियल भी ना हो और लेबर भी ना हो वो ओवरहेड है। बात समझ आ गई? जो कॉस्ट ना तो मटेरियल हो और ना ही लेबर हो वो क्या है? वो ओवरहेड है। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? इसकी मिसाल बेशुमार हो सकती है। क्या बिजली का बिल आता है? तो बोले बिल्कुल आता है, अब तो अन्यवा आता है। तो भाईजान, बिजली का बिल ना तो मटेरियल है और ना ही लेबर है, इसको हम ओवरहेड्स में क्लासिफाई करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है जी? गैस, टेलीफोन, वाटर, रेंट, और इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फैक्ट्री की सिर्फ बात हो रही है भाई, हेड ऑफिस को ना ले आइएगा बीच में। और इसके अलावा इंश्योरेंस, और बोलिए, और बोलिए, और बताइए और कितने तरह के अखराजात हो सकते हैं? कोई ट्रैवलिंग फैक्ट्री के लोगों की, और क्या हो सकता है? एक मेडिकल, ठीक है मेडिकल हो सकता है, उसको नॉर्मली ना हम इधर पेरोल में लेबर में क्लासिफाई कर देते हैं। तो इसके अंदर एक बेशुमार लाइन है जो कि आ सकती है। कोई पोस्टेज के एक्सपेंस, कोई कम्युनिकेशन के एक्सपेंस, कोई डिलीवरी चार्जेस, वट एवर, इवन डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी यहां पर आता है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चीजें हमारे लिए क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं। क्योंकि ये तमाम चीजें ना तो मटेरियल हैं और ना ही लेबर हैं, मगर जरूरी हैं प्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हम क्यों बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट? क्यों बोलते हैं ओवरहेड्स तो इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक यूनिट के अंदर कितनी बिजली इस्तेमाल हुई आपको नहीं पता, कितनी गैस, कितना फोन, कितना पानी, कितना रेंट, कितना रिपेयर, ये कितना कितना इस्तेमाल हुआ आपको नहीं पता। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए, इसीलिए ये इनडायरेक्ट है। क्या यहां तक सबको बात समझ आ गई? यहां तक सब साथ है? ओके, अब आते हैं जी डायरेक्ट के ऊपर। वो कौन सी ऐसे खर्चे हैं जो ना मटेरियल हैं ना लेबर हैं और प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं? पढ़ के तो आए हैं सारे, तो चलें कोई लगे तो एग्जांपल ही दे दे मुझे जी। डेप्रिसिएशन ऑफ, डेप्रिसिएशन जी बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है ये, कि अगर आपका डेप्रिसिएशन मेथड आउटपुट मेथड है या प्रोडक्शन मेथड है तो बस ठीक है सर, डायरेक्ट है, क्योंकि आप एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी कितनी डेप्रिसिएशन, कितनी कॉस्ट है। और इसके अलावा मिसाल हम लिख लेते हैं यहां पे आपके समझने के लिए, डेप्रिसिएशन अंडर आउटपुट मेथड। और इसके अलावा क्या मिसाल हो सकती है जी? नहीं समझ आई? रॉयल्टी, वो क्या होती है?
मुश्किल बातें कर रहे हैं आप लोग। रॉयल्टी क्या होती है? किसी का नाम यूज करते हुए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों ने सोचा कि सीए तो कर लिया लेकिन मजा नहीं आया, खोलना रेस्टोरेंट ही है, और आप चले गए मैकडोनल्ड्स के पास और कहा कि अपनी एक फ्रेंचाइज मुझे दे दो, तो मैकडोनल्ड्स कहेगा ठीक है ओपन कर लो, मुझे क्या लगे इससे। आपने माशाल्लाह से 2 लाख रुपए की ज़मीन रेंट पे खरीदी, ऊपर 5 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन की और 7 लाख रुपए लगा के मैकडोनल्ड्स बनाना शुरू हो गए। क्या ऐसे होगा? ऐसे कभी भी नहीं होगा। मैकडोनल्ड्स कभी भी आपको अपना नाम मुफ्त में इस्तेमाल करने नहीं देगा। कहेगा मैंने 200 साल लगा के अपना एक जोकर बिठा के अपना नाम बनाया और तुम ऐसे मुंह उठा के आके फ़ायदा उठाना शुरू कर रहे हो, मैं तुमसे अपना नाम इस्तेमाल करने के पैसे लूँगा। अब वो कितने पैसे लेगा ये तो आपकी और उसकी नेगोशिएशन है। लेट्स अज्यूम डील ये होती है कि हर बर्गर बेचने पे 100 रुपया आप मैकडोनल्ड्स वालों को देंगे। इसको बोलते हैं रॉयल्टी। नाम इस्तेमाल करने के बदले में जो भी पैसा आप देते हैं इसको रॉयल्टी बोलते हैं। ये लमसम पेमेंट भी हो सकती है, इट कैन बी परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट कैन बी ऑन पर यूनिट बेसिस, ये डिपेंड करता है। तो अगर तो ये पर यूनिट बेसिस आपने उनके साथ एग्री कर लिया है कि हर बर्गर बेचने पे आप 100 रुपया मैकडोनल्ड्स को देंगे, दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। और यही 100 रुपया आपके लिए क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जी। और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकती है? आप चले गए मैकडोनल्ड्स और आपने वहां पे जिद डाल दी कि मुझे बर्गर जो है ना वो गोल नहीं चाहिए, मुझे तो रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बना के दो। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे बर्गर नहीं होते। आपने कहा मैंने तो जाना ही नहीं है। आपने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते आप वहीं ज़मीन पर लेट गए और फिर वहीं पर सो गए। मैं तो बर्गर लेके जाऊंगा ये वाला। खैर उन्होंने कहा चलो यार अब ये जिद कर रहा है तो करना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर बर्गर ये वाला 600 रुपये का है तो ये बर्गर ना आपको 800 रुपये में मिलेगा। भाई वजह देखें सर, हमारे पास ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि बन को जो है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में काटे। हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि गोल काटते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्म में चाहिए ना तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो रेंट पे लाना पड़ेगा, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो रेंट है ना वो 200 रुपया है। तो ठीक है हम 200 रुपया दे देते हैं और उस बर्गर को आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में काट देते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आपके सामने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बर्गर आ गया तो आपके जहन में यह बात आएगी कि भाईजान इसमें ना 200 रुपये उस इंस्ट्रूमेंट का किराया भी है जिससे यह बर्गर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कटा है। क्या ये बात समझ आती है? कस्टमाइज्ड जिसको बोलते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन, क्या ये मटीरियल है? बोलें क्या ये लेबर है? नहीं सर, ये ना मटेरियल है ना ये लेबर है, लेकिन ओवरहेड है। और ऐसा ओवरहेड है जो कि फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है। आपको पता है कि भाई एक रेक्टेंगुलर बर्गर काटने में 200 रुपए लगते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो भाई ये भी इसकी मिसाल है, ये भी इसकी मिसाल है कि अगर आपने कोई मशीनरी का रेंट जो है वो पे किया कस्टमाइजेशन के लिए तो वो इसके अंदर फॉल करेगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई? इंशाल्लाह जब आप लोग सीए कर जाएंगे तो कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? सामा लता साहब बताएंगे कौन सी गाड़ी खरीदेंगे। नाम ही नहीं आता। बहुत अच्छे। कोई ये भाई बताएंगे। मेहरान, वो बंद हो गई है आना, अब नहीं मिलती। जी मेरे भाई, कौन सी गाड़ी? ये भाई अच्छी गाड़ी खरीदेगा कोई? वैसे कौन सी पसंद है? फॉर्च्यूनर। और यार उसमें तो सनरूफ ही नहीं है। ई-ट्रॉन। ऑडी अगर आप खरीदें तो बेसिकली ऑडी वाले जो है ना वो आपसे गाड़ी जो है ना खुद बनवाते हैं। खुद बनवाने से मुराद ये नहीं कहते कि आगे आओ जो फैक्ट्री पे बना लो। वो आपसे पूछते हैं कि भाईजान बता दें इंटीरियर कैसा रखना है, एलॉय रिम्स कैसे होने चाहिए, फ्रंट ग्रिल कैसी होनी चाहिए, सब बातें जो है ना वो आपसे पूछते हैं। तो कस्टमाइजेशन, समझ रहे हैं आप? तो कस्टमाइजेशन, मैं शुगर नहीं लगा रहा आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये कस्टमाइजेशन जो है बेसिकली वो सारी यहाँ पे फॉल करती है, क्योंकि जब आपके सामने माशाल्लाह आपकी ऑडी A8 आएगी और आप जब वो देखेंगे तो आप कहेंगे इसके अंदर इतने पैसे जो है ना वो उस कस्टमाइजेशन के हैं, तो ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, सीए करने के कितने साल बाद बंदा ऑडी ले सकता है? 10 साल बाद। मुझे 10 साल हो गए हैं, छनगना ऑडी आई है मेरे पास। चलें जी, सब अच्छा है यहाँ तक? तो मेरे भाई ये ओवरहेड सारे के सारे जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 3 तरह की हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स।
मटेरियल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, और लेबर को भी 2 हिस्सों में किया जा सकता है, और ओवरहेड्स को भी 2 हिस्सों में किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट मेरे भाई सिर्फ इतना है कि जो कॉस्ट आपकी डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाती है फिनिश गुड्स के साथ वो डायरेक्ट है, और जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती वो क्या है, वो इनडायरेक्ट है। ये हमारा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है इस प्रोडक्शन कॉस्ट का वो ये है। अब मुझे बता दीजिए कि इन 6 चीज़ों में जो आपके सामने लिखी हैं, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बोलिए, पूछिए, कहिए, अर्ज कीजिए, इरशाद कीजिए, फरमाइए, कोई सवाल नहीं? चलें जी, इससे ज़्यादा मेरी उर्दू नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है जी प्राइम कॉस्ट का, एक फॉर्मूला है बस जो कि हमने डिवाइस करना है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है जी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और ये नहीं होगा डायरेक्ट एफओएच या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मर्जी कह लें, हम इसको डायरेक्ट एफओएच कहते हैं। तो भाई ये प्राइम कॉस्ट के अंदर आती हैं 3 चीजें। ठीक होगी बात? अगर आई कैप या कोई भी सवाल प्राइम कॉस्ट की बात कर दे तो आपको समझ आना चाहिए कि तीनों डायरेक्ट चीजें इसके अंदर शामिल हैं, और जो बाकी तीनों इनडायरेक्ट है इनको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फिर बात समझ आती है? ओके, मजीद फार्मूला बनाते हैं, मेरे पास जगह नहीं, आप इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, तो क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, और क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? जी भाई, ये बातें आपको समझ आती हैं? वो बोलिए तो सही, सब अच्छा है? कोई परेशानी है? ओके, टेंशन है? कोई आवाज़ आ रही है? गलती कर दी सीएम में आके, तो इतने खामोश खामोश है? ये तो भी पता लगेगा अभी आपको आगे जाके, गलती कर दी कि सही किया। वैसे किसने कहा था सीए करो? किसने कहा था? क्या सोच के आया मेरा भाई? कहीं एडमिशन नहीं हुआ इसलिए आ गए? कुछ लोग तो वो वाले होते हैं ना। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन थी, क्या बात है, तो अभी तक सही जा रही है ऑप्शन, अभी तक कोई पछतावा तो नहीं है? अच्छा, अल्लाह ऐसे ही रखे आपको। काफ़ी लोग बैलेंसिंग फिगर में सीए लेके चल रहे होते हैं, कहीं एडमिशन नहीं हुआ चलो सीए कर लो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। मर्जी से कितने लोग आए हैं? मैं मान ही नहीं सकता सारे मर्जी से आए हैं। ये सारे वो हैं जिनका कहीं नहीं हुआ ना, तो इन्होंने कहा चलो अब मर्जी हमारी सीए है। ये वो वाले हैं? नहीं, कहीं एडमिशन हुआ था? कहाँ पे हुआ था? अच्छा, मेडिकल खुद ही नहीं दिया, डॉक्टर नहीं बने। मैं वक्त गुजार हूँ, आप लोग नोट करें।
जी यहाँ तक सब अच्छा है, चलें आगे चलें कि नोट कर रहे हैं अभी? जी जल्दी कीजिए नोट प्लीज़। जी भाई इजाज़त है? ओके, मिटा दूं सारा कुछ? हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। फिर हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट्स, जिसमें हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में कर दिया डिवाइड, और हमने नॉन प्रोडक्शन को कर दिया एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब तीसरी चीज़ है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और ये चीज़ें जो हैं ये आपको सेशन के एंड तक हर सवाल में ऑलमोस्ट काम आएंगी स्पेशल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है जी, तो इसलिए इन बातों को हमने बहुत तसल्ली से और बहुत ध्यान से देखना है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने पीआरसी में पढ़ लिया हुआ, अभी मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। ये हेडिंग आपने पहली दफ़ा देखी है, हेडिंग पहली दफ़ा देखी है, लेकिन इसके नीचे जो मैं नाम लिखूंगा 4, उसमें से 2 नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बकाया 2 इंशाल्लाह हम यहाँ पे मज़ीद तफसील से देख लेंगे। तो भाई अगर किसी कॉस्ट को बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई करना हो तो हम 4 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। एक है जी वेरिएबल कॉस्ट, आ गया याद? पूछता हूँ फिर अभी क्या होता है। फिक्स कॉस्ट, आपने बस यही 2 नाम पढ़े हुए हैं, तीसरा नाम आपने नहीं पढ़ा हुआ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, and the last one is step fixed cost, step fixed cost। बिहेवियर के हवाले से कॉस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि कोई भी कॉस्ट इन चारों में से कोई एक बिहेवियर शो करेगी, और हम ये इसमें सीख लेंगे कि कॉस्ट होती क्या है और उसका बिहेवियर कैसे पता लगाया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग बनाएंगे अपने पास वेरिएबल कॉस्ट की। सबसे पहले हेडिंग बनाइए वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? दुर्गशंदा सितारो, शौकत कॉमा पीआरसी वालों, जब अब पास हो जाता है बंदा सीए कर लेता है तो नाम के आगे लगता है ना कॉमा एसीए, तो आप लोग माशाल्लाह पीआरसी पास हैं तो आप लोगों के नाम के साथ लगा हुआ है कॉमा पीआरसी। तो इसलिए बताइए कॉमा पीआरसी वालों कि क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? जी मेरे भाई, ऑर्डर के लिहाज से। यार कोई पढ़ी लिखी डेफिनेशन बताओ, माशाल्लाह कॉमा पीआरसी हो, कोई अंग्रेजी में कोई इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट इस तरह की। हाँ ये कुछ कुछ मुनासिब बात की है। लिखें फिर तारीफ इसकी, लिखें इस वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट। जी भाई सवाल है कोई या अंगड़ाई ले रहे हैं? अच्छा अंगड़ाई ले रहे थे। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, it is a type of cost, it is a type of cost which remains constant, which remains constant
on per unit basis, which remains constant on per unit basis with the change in level of activity, which remains constant on per unit basis with the change in level of activity. और करके एक और डेफिनेशन लिखिए, और करके एक और डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट it is a type of cost which changes in total with the change in level of activity. It is a type of cost which changes in total with the change in level of activity. दो डेफिनेशंस आपको लिखवाई हैं, इसके भी पूरी एग्जांपल बना के आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले ये लेवल ऑफ एक्टिविटी का वर्ड आपने डेफिनेशन में लिखा है। ये क्या होता है लेवल ऑफ एक्टिविटी? क्या होता है लेवल ऑफ एक्टिविटी? कहते हैं ना भाई का लेवल है एक, ये वो वाला लेवल है जी, बिल्कुल। लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप होंडा की बात करेंगे तो होंडा की लेवल ऑफ एक्टिविटी से मुराद है नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड। अगर आप डेवो की बात करेंगे तो डेवो से मुराद है नंबर ऑफ जर्नीज फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। अगर आप आईफोन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ आईफोन्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगा? जो काम वो करता है उसकी तादाद, जो काम वो करता है उसकी तादाद क्या होती है आपके लिए? लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब पहली डेफिनेशन आपको क्या लिखवाई? ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से कांस्टेंट रहती है। मतलब क्या है इसका? अब आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। हम मिसाल बनाते हैं महीना, फिर हम यहां पे मिसाल लेते हैं कॉलम की लेवल ऑफ एक्टिविटी, और यहां पर हम मिसाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पे हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट। चार कॉलम्स हमारे बन गए। मिसाल के तौर पे जनवरी के महीने में हमने 10,000 कुर्सियां बनाई, ठीक है जी, 10,000 कुर्सियां बनाई। एक कुर्सी को बनाने पे कॉस्ट आई मिसाल के तौर पे 10 रुपए, बिल्कुल ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख। फरवरी के महीने में हमने 20,000 कुर्सियां बनाई। क्या कुर्सियों की तादाद बढ़ाने से पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी? कुर्सी की कॉस्ट जो रहनी है वो तो रहनी है, वो तो 10 पे रहेगी, लेकिन टोटल चेंज हो जाएगी। फिर हमने मार्च के महीने में 40,000 कुर्सियां बनाई। पर यूनिट कॉस्ट क्या चेंज हो जाएगी? वो तो 10 पे ही रहेगी, लेकिन टोटल चेंज हो जाएगी। और अप्रैल के महीने में हमने कोई कुर्सी नहीं बनाई, 0। पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, वो तो 10 ही है। जब भी कुर्सी बनाएंगे वो तो 10 रुपए ही रहना है। 2 रुपए की लकड़ी, 3 रुपए की ग्लू, 5 रुपए के कील, 10 रुपए पूरे हो गए। इससे कम तो आप आ ही नहीं सकते, लेकिन टोटल कॉस्ट 0 हो गई क्योंकि कुर्सी नहीं बनी। अब आए जरा डेफिनेशन पे। क्या आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रही है? हो रही है। क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से पर यूनिट पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं भाई, इट इज कांस्टेंट। और लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से क्या टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है? तो आपको जो डेफिनेशन लिखवाई जरा दोबारा उस पर नजर दौड़ाएं, बल्कि छोड़ें, दफा करें। मैं बोलता हूं, आप बोर्ड पे देखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट ऑन पर यूनिट बेसिस विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से पर यूनिट पे कांस्टेंट रहे, वो क्या होगी? वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। या फिर और इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच चेंजेस इन टोटल। सर देखें, टोटल में तो चेंज हो रही है ना। कैसे चेंज हो रही है? लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से टोटल पे चेंज हो रही है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो ऐसी कॉस्ट जो ये दो खसूसियात शो करे, पर यूनिट कांस्टेंट रहे लेकिन लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से टोटल पे चेंज हो जाए, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो बड़ी मुख्तसर डेफिनेशन पढ़ी थी, इतनी तफसील से शायद आपने उस वक्त नहीं पढ़ी थी।
तो आज आपको पूरी बात समझ आ गई कि ये क्यों वेरिएबल कॉस्ट है। बात समझ आ गई, क्योंकि ये टोटल में वेरी करती है, टोटल में वेरी करती है। तो वो जो वेरिएबल का वर्ड है ना, वो टोटल के कॉन्टेक्स्ट में है कि चूंकि ये टोटल में वेरी करती है इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं हम। ठीक होगी बात। अब आप अपने पास ये टेबल बना लें और उसके बाद मैं आपके सामने ना इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं जिससे बातें बिल्कुल मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। जी भाई आगाज करें। ओके, चलें जी, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। बस छोड़ दें, बाद में नोट कीजिएगा, देख लीजिए इधर। आता है ग्राफ ड्रॉ करना, कभी जिंदगी में किया कि नहीं? ओके, हाँ, नहीं, वाई एक्सिस पे आप बनाएंगे टोटल रुपीस अमाउंट, ठीक है जी, और एक्स एक्सिस पे बनेगा टोटल यूनिट्स। यानी यूनिट्स आपके इस तरफ बढ़ रहे हैं और अमाउंट आपकी इस तरफ बढ़ रही है। बात समझ आती है? ओके, गौर कीजिए, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो मर्जी हो, यानी आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे 10,000 है, चाहे 20 है, चाहे 30 है, चाहे 40 है, क्या आपकी पर यूनिट कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी 10 रुपए पे फिक्स रहेगी। क्या आप मानते हैं इस बात को? पर यूनिट कॉस्ट आपकी ऐसे रहेगी। बट व्हाट अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो है तो क्या आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है? इट मींस के यहां पर बोले, और जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो ये आपके सामने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसे बना करेगा। पर यूनिट कॉस्ट आपकी हमेशा कांस्टेंट होगी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी इंक्रीज कर रही है। तो लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, वो फिर आप खुद सीधी कर लीजिएगा अपने पास। यहां तक किसी का कोई सवाल? वेरिएबल कॉस्ट अख्ताम पजीर हुआ। अब हम फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप पहले नोट करेंगे।
जी चलें आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें वेरिएबल कॉस्ट के नीचे ही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग के नीचे। लिखें जी पहला पॉइंट, एट जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी, एट जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो, ये पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, एट लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी, एट लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी लो। एट लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, एट हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी हाई। और लास्ट पॉइंट लिखिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आ जाए तो, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट will always be dependent upon, variable cost will always be dependent upon level of activity. Variable cost will always be dependent upon level of activity. ये एक जुमला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी कॉस्ट बजाते खुद वेरिएबल या फिक्स्ड आप नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे डेवो बस का ड्राइवर है, उसकी सैलरी वेरिएबल होगी या फिक्स होगी, ये आप नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सैलरी फिक्स होती है कि वेरिएबल होती है। सैलरी कुछ केसेस में फिक्स भी हो सकती है, कुछ केसेस में वेरिएबल भी हो सकती है, आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी कॉस्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है या हमेशा वेरिएबल होती है, आपको देखना पड़ता है। अगर तो वो कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से टोटल पे चेंज हो रही है, फिर वो वेरिएबल है। ओके, अभी जब फिक्स कॉस्ट अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में, तो आपको ये बात पूरी समझ आ जाएगी कि हर कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती। ये तो चेंज हो रही है ना टोटल में, कुछ कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो अब देखते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है। हेडिंग बनाइए फिक्स कॉस्ट। लिखें जी इसकी तारीफ, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, it is a type of cost which remains constant, it is a type of cost which remains constant in total, which remains constant in total with the change in level of activity. लिख नहीं रहे। It is a type of cost which remains constant in total with the change in level of activity. और करके दूसरी डेफिनेशन लिखिए। It is a type of cost, it is a type of cost which changes on per unit basis, which changes on per unit basis with the change in level of activity, which changes on per unit basis with the change in level of activity. क्या फर्क है इसकी डेफिनेशन में और वेरिएबल की डेफिनेशन में? दोनों ऑपोजिट है भाई। वेरिएबल पर यूनिट पे कांस्टेंट होती है, ये पर यूनिट पे चेंज होती है।
वेरिएबल टोटल पे चेंज होती है या टोटल पे कांस्टेंट होती है? ऐसे ही है। चलें जी, अब आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। मंथ, लेवल ऑफ एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट, ये कॉलम इस दफा पहले बना लेते हैं और पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम बाद में बनाते हैं। जनवरी के महीने में आपने 10,000 चीजें बनाई, फैक्ट्री का रेंट था 1,00,000 रुपया। फरवरी के महीने में आपने 20,000 चीजें बनाई, क्या फैक्ट्री का रेंट चेंज हो जाएगा? वो बोले नहीं भाई, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। मार्च के महीने में 40,000 चीजें बना ली, फैक्ट्री का रेंट चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, वो तो लाख पे ही रहेगा। और अप्रैल के महीने में आपने कोई भी चीज नहीं बनाई, क्या रेंट खत्म हो जाएगा? रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अब पर यूनिट निकालते हैं। अगर आपने 10,000 यूनिट बनाए और 10,000 यूनिट पे आपने रेंट पे किया 1,00,000, तो पर यूनिट कितना पे किया? आपने 10 रुपए पे किए पर यूनिट। अगर आपने 1,00,000 रुपया रेंट पे किया, यूनिट्स बनाए आपने 20,000, तो पर यूनिट कितना पे किया? 5 पर यूनिट। अगर आपने 1,00,000 रुपया रेंट पे किया और 40,000 यूनिट्स बनाए, तो पर यूनिट कितना पे किया? और यहां पे तो आंसर वैसे ही जीरो आएगा, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आए डेफिनेशन पे। क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन। तो सर, क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से टोटल में ये कांस्टेंट है? बिल्कुल है, इसीलिए तो इसे फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन पर यूनिट के केस में क्या होता है जी? ये तो देख लें, चेंज हो रही है। बात सबको समझ आ रही है? तो भाई, वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से टोटल पे चेंज होती है। ये देखें, ये वेरिएबल। और अभी मैं आपके सामने फिक्स्ड कॉस्ट का भी ग्राफ बना देता हूं। यहां पे टोटल यूनिट्स और यहां पे टोटल रुपीस। जी मेरे भाई, लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां पे मर्जी ले जाएं, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे ही रहनी है। क्या ख्याल है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही रहनी है। क्या ये बात आपको समझ आती है? बट व्हाट अबाउट पर यूनिट कॉस्ट? अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो यह ग्राफ कैसे बनेगा? बताइए, कैसे बनेगा भाई? अच्छा, नीचे आएगा ये। जाहिर बात है, जितने कम यूनिट्स होंगे पर यूनिट उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, पर यूनिट कम होती जा रही है। यानी कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे ये कम होगी। कैसे ही है? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये आकर के ऐसे नीचे चला जाएगा। क्यों? अच्छा, कर्व बनेगा। ये कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे बनेगा यूं। ये ऐसा क्यों है? ये इस लाइन के साथ कभी ज्वाइन करेगा? ये जीरो कभी भी नहीं होगा। ये 0.0000000 यहां से जीरो लिखना शुरू करें और कमरे से घूम के यहां तक आ जाए, इतने जीरो हो जाएंगे, पर ये कभी भी एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका रेंट 1 रुपया भी बन गया ना, तो आप इस 1 रुपये को जितने मर्जी यूनिट से डिवाइड कर दें, जितने मर्जी यूनिट से डिवाइड कर दें, इसका आंसर कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं आने वाला। तो एग्जैक्ट जीरो अगर नहीं आएगा तो ये कर्व कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। लेकिन चूंकि शुरू में बड़ी तेजी से आपकी पर यूनिट गिरेगी, इसलिए बड़ी तेजी से नीचे आता है और फिर आहिस्ता 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 ये सीधी ढलवान बन जाती है। जी, कोई सवाल? वाई एक्सिस पे? हाँ जी, सॉरी, पर यूनिट कॉस्ट है, राइट। इधर पर टोटल कॉस्ट नहीं, इधर पर यूनिट कॉस्ट है। बल्कि इधर रुपीज लिख लें बस, छोड़ें, इस बहस में पढ़ते ही नहीं हम। इधर अमाउंट है, रुपीज है बस। ठीक है जी, सब अच्छा है। अब जरा गौर कीजिए, आखिरी 2-4 बातें करते हैं, सुन लें, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। ये कॉस्ट डिपेंडेंट होती है लेवल ऑफ एक्टिविटी से। आपको मैंने चौथा पॉइंट अभी लिखवाया था। ये कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट होगी? अब जरा पूरी मिसाल सुने।
अगर डेवो बस के ड्राइवर को लाहौर से इस्लामाबाद जाने पे 5,000 रुपए मिलते हैं, तो अगर वो 10 चक्कर लगाएगा तो उसको 50,000 मिल जाएंगे, 20 लगाएगा 1 लाख मिल जाएंगे। क्या उसकी सैलरी का ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि उसकी सैलरी वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर शो कर रही है। पर यूनिट पे कांस्टेंट, पर लेवल ऑफ एक्टिविटी कांस्टेंट, टोटल में चेंज। बात समझ आई? लेकिन अगर उसको महीने का 1,00,000 रुपया बस दे दिया जाए, तुम चाहे 1 चक्कर लगाओ चाहे 2,000 चक्कर लगाओ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। क्या टोटल में कांस्टेंट है? बिल्कुल है। लेकिन 1 चक्कर लगाएगा तो उसकी सैलरी 1,00,000 डिवाइड बाय 1, 2 चक्कर लगाएगा 1,00,000 डिवाइड बाय 2, 3 लगाएगा 1,00,000 डिवाइड बाय 3, पर यूनिट नीचे आती जाएगी, तो फिक्स्ड का बिहेवियर शो कर रही है। तो इसलिए प्लीज़ कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना कि मैं ये याद कर लूँ कि कौन सा एक्सपेंस या कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन से फिक्स है। सर हर कॉस्ट कभी वेरिएबल भी हो जाएगी, कभी फिक्स हो जाएगी। आपको ये बिहेवियर शो करके तो देखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है या ये फिक्स है। बात समझ आई? अब ज़रा आखिरी एक और बात सुने, पेपर में क्या होगा। पेपर में वो भाई साहब आपको बता देंगे कि मैंने 20,000 यूनिट बनाए और मेरी कॉस्ट लग गई 1 मिलियन, फिर मैंने 40,000 यूनिट्स बनाए, मेरी कॉस्ट लग गई 15 लाख। अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि ये जो 10 लाख और 15 लाख इसने दिया है, क्या ये वेरिएबल है या क्या ये फिक्स है? अब आप कैसे पता लगाएंगे? आपको बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। आप चेक्स लगाना शुरू करेंगे। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ। हाँ यार ये तो चेंज हो रही है, हाँ यार ये तो चेंज हो रही है, पहला टिक। पर यूनिट पे कांस्टेंट होती है, तो जरा डिवाइड करके देखो पर यूनिट पे कांस्टेंट है? देखें आती है कांस्टेंट, डिवाइड करके देखें पर यूनिट पे कांस्टेंट आती है कि नहीं आती? नहीं आएगी। मुझे देखने से पता लग रहा नहीं आएगी भाई। तो इसका मतलब है ये तो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर ही नहीं है, क्योंकि अगर ये वेरिएबल होती टोटल में चेंज हो रही है लेकिन पर यूनिट भी तो कांस्टेंट होती ना, ये पर यूनिट कांस्टेंट ही नहीं है। फिर आप फिक्स कॉस्ट का चेक लगाएंगे। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे चेंज होती है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन टोटल पे कांस्टेंट होती है, ये तो टोटल पे भी कांस्टेंट नहीं है। तो ना तो ये वेरिएबल है ना ये फिक्स है। ये क्या है इसको छोड़ें, ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको बस ये बताना था कि चेक आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पेपर में अपनी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। इसलिए कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात सबको समझ आ गई? अब आप ये सारा कुछ नोट कीजिए, फिर मैं आपको 2-4 पॉइंट वैसे ही लिखवाता हूं जैसे वेरिएबल के लिखवाए, फिर हम छुट्टी करते हैं। जी मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन इसकी क्यों नहीं है पर यूनिट की? मेरे भाई गिरेगी ना इसकी पर यूनिट कॉस्ट। जैसे जैसे यूनिट्स आप बनाते जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट नीचे गिरती जाएगी। 1 लाख का रेंट है, 1 लाख यूनिट्स बना लें तो 1 रुपया आ जाएगा, 2 लाख बना लें 0.5 आ जाएगा, 4 लाख बना लेंगे 0.25 पर यूनिट आ जाएगा। तो जैसे जैसे यूनिट्स आप बढ़ाते जाएंगे आपकी पर यूनिट कॉस्ट गिरती जाएगी। तो इसलिए ये इसकी लाइन ऐसे है। स्ट्रेट लाइन नेगेटिव, ये माइनस में चली जाए ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव कैसे होगा? ऐसे ऐसे नेगेटिव होगा? नहीं ऐसे नेगेटिव नहीं होगा ना। नेगेटिव कैसे हो सकता है? आप कुछ ना कुछ रेंट की अमाउंट पे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यूनिट्स बना रहे हैं, तो पर यूनिट कुछ तो होगी और पॉजिटिव होगी ना। नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेगेटिव तो होती ना, पल्ले से मिल भी रहे हैं पैसे उल्टा। यार कमाल है यार, ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें पैसे मिलते हैं कि रेंट के पैसे मिलते हैं? जी हमें, हमने जगह रेंट पे ली हुई है और वहीं पैसे मिलते हैं। नहीं सर, स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगी। शुरू शुरू में ये बड़ी तेजी से नीचे गिरेगी। ये देखें, सुनिए, आपने 10,000 इजाफी यूनिट्स बनाए, 5 रुपए पर यूनिट गिरा। आपने 20,000 इजाफी बना लिए, लेकिन कितना गिरा? 2.5 रुपए। ये तो ज्यादा बनाने पे कम गिरा है, और ज्यादा बनाएंगे ये और कम गिरेगा। तो इसका मतलब है कि ये कर्व आ जाएगा ऐसे। शुरू में ढलान बड़ी तेज होगी एंड बंदा तो बंद। ठीक है जी, सब अच्छा है।
जल्दी से नोट कीजिए। इकोनॉमिक्स मुझे नहीं आती, यार यही मुझे सही से नहीं आता तो इकोनॉमिक्स पूछी जाते हैं मेरे से। वो तो 8-10 दफा पढ़ाने के बाद मुझे समझ आई थी, अच्छा ये ऐसे होता है, पहले मैं पता नहीं क्या पढ़ाता रहा हूं। अब कुछ जाके समझ आनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी कभी कभार चीजें ऊपर से गुजर जाती। हाँ तो ऐसे ही है बस, जिंदगी तो फिर ऐसे ही है। क्यों सवाल था सा? मुझे उम्मीद है कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है, पहले 2 लेक्चर आप जाके रिवाइज करेंगे आज, मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है। मुझे पता है संडे के संडे आप पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लेते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही आपको बस कह रहा हूँ कि शायद आप ऐसे ही करते हैं ना। मुझे पता है दोस्त आपने ऐसे ही रखे हैं, मैं उनको कॉल करके कहते हैं तुझे पता है कि डायरेक्ट मटीरियल क्या होता है, ऐसे ही कॉल करके सहरी के टाइम नमाज पढ़ ली है, अच्छा चला मस्जिद चलते हैं, रास्ते में ये बात करते हैं, तुझे पता है डायरेक्ट लेबर क्या होती है। ऐसे दोस्त रखे हुए ना। हाँ मुझे पता है आप लोगों का, मुझे पता है आप लोग वॉइस नोट में सारे कॉन्सेप्ट्स लगा के ना अपने आप को ही व्हाट्सएप करके, तो बाइक पे जब कॉलेज से आते हैं ना इधर घर की तरफ जाते हैं तो आप हैंड्स फ्री लगा के वही वॉइस नोट सुनते रहते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहें। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। हाँ वो मैं वैसे ही, मुझे पता था आप लोगों का आप ऐसे ही हैं। पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल चेंज हो जाए, डेफिनेशन की हद तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली डिस्काउंट मिल गया सप्लायर की तरफ से तो हो सकता है बिल्कुल ये, लेकिन उन चीज़ों को हम अभी चैलेंज नहीं कर रहे, वो फिर सर्कमस्टांसेस हैं डिफरेंट, उनको डिफरेंट देखेंगे, लेकिन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन की हद तक नहीं हो सकता। जी भाई चलें आगे, ले जी कुछ आखिरी 1-2 बातें लिखें फिर छुट्टी करते हैं। लिखे जी पहला पॉइंट फिक्स कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, टोटल फिक्स कॉस्ट will always be constant. Total fixed cost will always be constant. Number 2, for higher level of activity, per unit fixed cost will be lower. For higher level of activity, per unit fixed cost will be lower. Next point लिखिए, for lower level of activity, per unit fixed cost will be higher. मैंने पिछले जुमले में per unit fixed cost लिखवाया, okay. For lower level of activity, per unit fixed cost will be higher. और आखिरी पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स कॉस्ट इज अ टाइम बेस्ड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज अ टाइम बेस्ड कॉस्ट. मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि इसका ताल्लुक वक्त के साथ होता है. कैसे? ड्राइवर को अगर हर चक्कर पे 5,000 मिल रहे हैं तो इसका ताल्लुक है लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ. पर यूनिट कांस्टेंट, टोटल में चेंज, वेरिएबल कॉस्ट होगी सैलरी. लेकिन अगर उसको सैलरी ₹1,00,000 महीना मिल रही है तो सर चक्कर का ताल्लुक ही कोई नहीं है. जैसे ही महीना खत्म होगा कॉस्ट इनकर हो जाएगी. जैसे महीना इनकर होगा कॉस्ट इनकर हो जाएगी. इसका मतलब है कि इस सूरत में इसका ताल्लुक किसके साथ हो गया? मंथ के साथ, वक्त के साथ. इसीलिए फिक्स कॉस्ट हमेशा एक स्पेसिफिक वक्त आने पे इनकर होगी, उसका ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी से नहीं होगा. जैसे कि रेंट, महीना खत्म होगा, रेंट पे करना है, लेवल ऑफ एक्टिविटी बनाई नहीं बनाई कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो आज के बाद ये बातें जहन में रखनी है कि अगर कोई कॉस्ट आपकी वक्त के साथ चेंज हो रही हो तो वो फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ इशारा होगा. अगर कोई कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी की तरह चेंज हो रही हो तो वो वेरिएबल कॉस्ट की तरफ इशारा होगा. लेकिन खत्मी फैसला इस टेस्ट से होगा जो कि मैंने आपको बता दिया. बात समझ आई? अभी हमने ये दोनों बाकी बातें करके ना तो इसका एक सवाल भी करना है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इसकी पूरी एग्जाम्पल अभी आई खड़ी है, इंशाल्लाह कल वो एग्जाम्पल हम कर लेंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना. ठीक है जी. अब बताइए यहाँ तक किसी का कोई सवाल?
जी मेरे भाई, सेकेंड पॉइंट था एट लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल बी हायर और एट हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल बी लोअर। ये दूसरा और तीसरा था, अब आगे पीछे हो गया तो माजरत उसके लिए। जी मेरे भाई, सब अच्छा है, सब अच्छा है, इजाज़त है आज के लिए। ठीक है जी, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।